सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। बिल्कुल एक प्रकार से सही वजन है। ज्ञानी है, इन सुख दुख की दोनों परिस्थितियों में वो समता धारण करता है, और अज्ञानी जीव है, वो सुख में फूलता है और दुख में घबराता है ना। उसकी दोनों स्थिति में परिस्थिति विपरीत देखी जाती है। और जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है बिल्कुल समता रूप रहती है। वैसी हम सभी की भी स्थिति होनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, समय हो गया है, मंगलाचरण करते हैं। सावधान। नमो अरहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयरीजानं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणिकारिकम, प्रदानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म कुव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, इस ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय, हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम हमारा पहला पड़ाव पूर्ण कर चुके हैं। अर्थात पहला अध्याय को हमने कल तक पूर्ण कर लिया है। करीब करीब 25 सत्रों में, मतलब 25 कक्षाओं में हमने कल पहले अध्याय को पूर्ण किया था। मैं समझता हूँ बहुत कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। पहले अध्याय के संदर्भ में बहुत कुछ चीजें आपने शायद नहीं भी सीखी हो, और जिसने पूरा पहले सीखा था उसके लिए पुनरावृत्ति हो गई, दोष नहीं माना, गुण माना है। जैन धर्म में रिपीटेशन कोई दोष नहीं है। क्यों? खाना तो रोज ही खाते हैं ना, कपड़ा तो रोज ही पहनते हैं, है ना। घर गृहस्थी के, दुकान के, व्यापार के, व्यवसाय की काम भी तो रोज करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत लगती नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। रोज आज दुकान गए तो कल नहीं जाते, ऐसा है क्या? डेली जाते हो, तो जो दैनिक क्रिया है वो तो करते ही हैं, तो उसमें कहीं हमें पुनरावृत्ति दोष नहीं नजर आती। और जिनवाणी की तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा अध्याय है, एक प्रकार से बहुत बड़ा अध्याय भी हम कह सकते हैं, जिसमें 53 सूत्रों में चर्चा की गई है। 53 कितने सूत्रों में? 53 सूत्रों में चर्चा की गई है, और बहुत ही सुंदर सुंदर चर्चा है। इस अध्याय में भी जीव तत्व का वर्णन है। जैसे पहले अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था ना, वैसे ही इस दूसरे अध्याय में भी जीव तत्व का वर्णन है। प्रारंभ से ही चर्चा की तो जीव के भावों से चर्चा की, फिर जीव के भेदों से चर्चा करेंगे कि जीव कितने प्रकार का होता है, संसारिणो मुक्ताश्च, और फिर वो सब उसी की चर्चा चलेगी। तो मतलब मुख्य रूप से इस दूसरे अध्याय में भी कौन से तत्व का वर्णन है? तो जीव तत्व का वर्णन है। बराबर समझ में बात आ गई? दूसरे अध्याय में भी किसका वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन। चलिए प्रारंभ करेंगे, और प्रारंभ करें उससे पूर्व सामान्य सामान्य बातें आपको बता देता हूँ। दूसरे अध्याय में किस चीज का वर्णन है? देखो, दूसरा अध्याय है जीव तत्व की। जो बात पहले अध्याय से चल रही थी उसी को कनेक्ट होकर ये दूसरा अध्याय है, और इस दूसरे अध्याय में अब चर्चा करेंगे भावों से, कि ये जो जीव है ना, इस जीव के किस किस प्रकार के भाव पाए जाते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं, यहाँ से चर्चा प्रारंभ करेंगे। और लगभग पूरे 53 सूत्रों में जीव की ही बात करेंगे। पहले भावों की चर्चा होगी, फिर जीव के भेदों की चर्चा होगी, है ना। ये सारे प्रकार से उनकी पूरी पूरी चर्चा यहाँ पर इस अध्याय में चलने वाली है, इस दूसरे अध्याय के आधार से।
ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो चर्चा है, तो बहुत लोग को मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ऑफ किया है, तो यदि पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑन कर ले। तो इसमें क्या है, वक्ता को भी बराबर रुचि पूर्वक बताने को ये होता है, और आपको यदि मैं देखूं तो मुझे और जिज्ञासा होती है कुछ बातें बताने में, और आप मुझे वैसे ही परोक्ष चल रहा है ना, मैं कहाँ बैठा हूँ और आप कहाँ बैठकर सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही हम परोक्षता से बात करें, और उस परोक्षता में भी यदि आप वीडियो बंद कर देंगे तो फिर मैं किसको बोल रहा हूँ वैसे वो वैसी गंभीरता नहीं बनी रहती है। तो ठीक है, चलिए तो अलग बात है। हाँ, प्रारंभ करते हैं। तो पहले इस दूसरे अध्याय में जो चर्चा प्रारंभ हुई तो कहाँ से हुई, पंच भाव से चर्चा प्रारंभ हुई। कौन से प्रकार के जीव के असाधारण भाव होते हैं, और वो 5 ये नाम होते हैं, इतना ही आता है सब। पर अब हमें जो समझना है वो उससे आगे के प्रोसेस को समझना है कि जीव के 5 भाव कौन से होते हैं, उसका क्या क्या स्वरूप है। औपशमिक है तो औपशमिक किसको कहते हैं, शायिक है तो शायिक किसको कहते हैं, शायवशमिक है तो शायवशमिक किसको कहते हैं, ये सारी बातें समझेंगे। इस बात को इतना सरलता से समझने का प्रयास करेंगे कि वो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, याद ही हो जाएगा उसके साथ, इतना हम सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो तैयार हो आप सब, 5 भाव के प्रकरण को समझने के लिए तैयार हो। अच्छा, मुझे ये बताओ 5 भाव के बारे में कौन अच्छे से जानता है पहले से ही? देखो, नाम नहीं कह रहा हूं मैं, परिभाषा, स्वरूप, कौन जानता है? नाम तो सब जानते हैं, औपशमिक चाहे वो जो छोटा बच्चा है उसको भी याद करा दिया नाम तो वो भी जानता है। थोड़ा बहुत स्वरूप भी कोई जानता है क्या? जानता है तो हाँ को, नहीं जानता तो अपन समझने ही वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यदि जानते हो तो हाँ को, नहीं जानते तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो, नहीं जानते बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नहीं जानते लोगों के उत्तर है ना, तो अब मुझे बताने में थोड़ी और जिज्ञासा होगी कि अब नहीं आपको आता है तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, देखो 5 भाव एक एकदम बहुत सरल प्रकरण है, पर वो ऐसी लोक में प्रवृत्ति हो गई कि 5 भाव बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है, करना नहीं का विषय है। ये ऑप्शन क्या होता है, ये शय ऑप्शन क्या होता है, ये शय क्या होता है, कैसे शय होता होगा, कर्म में कैसी क्या व्यवस्था होती होगी, है ना, ये सब हमारे प्रश्न दिमाग में चलते हैं, और उसको फिर हम क्या समझे, रहने दो भैया, ये विषय हमारे सामने मत लो, आप तो कोई और विषय पढ़ाओ कि जो हमको आसानी से समझ में आ जाए। पर ये विषय भी बहुत आसान है। अब आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, आप ये जो 5 भावों की जो चर्चा है ना, उसको केवल ध्यान पूर्वक सुनना। क्या करना, ध्यान पूर्वक सुनना, पेन कॉपी हो तो ध्यान पूर्वक कुछ बातें जो मैं कहूंगा वो लिखना। अगला काम आपका सरल हो जाएगा कि आपको 5 भाव बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है, चैलेंज है बिल्कुल। 5 भाव का विषय आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो चले अपन आगे। देखो, सबसे पहले जीव के असाधारण 5 भाव ऐसा कहा जाता है ना, आपने सुना है कहीं जीव के असाधारण 5 भाव? आपने अनेक प्रवचनों में भी सुना हो, किन्हीं विद्वान के मुख से भी सुना हो, जिनवाणी में भी ऐसे जगह जगह पर लिखा जाता है जीव के असाधारण 5 भाव। ठीक है ना, तो जीव तो कौन है, आप और हम सब जीव है, बराबर, आप और हम सब जीव है। अब ये असाधारण क्या होता है, देखो एक एक शब्द को अपन समझ रहे हैं ना, जीव के असाधारण 5 भाव, जीव तो हम सब है, और असाधारण 5 भाव क्या होता है? तो देखो, असाधारण मतलब वो होता है, एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण, बराबर, एक होता है साधारण और एक होता है असाधारण। साधारण मतलब जो कॉमनली पाए जाए, आसानी से पाया जाए, वो कहलाता है साधारण, और जो आसानी से नहीं पाया जाए, किसी विशेष में पाया जाए, वो कहलाता है असाधारण। आई बात समझ में? अब जैसे 10 प्रकार के लोग, या फिर मेरे सामने ऐसा कहूं कि 10 छात्र हैं, 10 विद्यार्थी है, तो हमने कॉमनली सबको कह दिया कि विद्यार्थियों सुनो, तो क्या हो गया, ये तो कॉमन बात हो गई, है ना। क्या कहा कि विद्यार्थियों सुनो। अब मुझे किसी एक को संबोधन करना था, किसी एक को कहना था, तो मैंने उसका कुछ विशेष लक्षण देखा। क्या देखा कि वो एक विद्यार्थी उन 10 में से जिसने चश्मा पहना है, ऐनक पहना है, तो मैंने कहा कि वो चश्मे वाले विद्यार्थी आप सुनो, तो क्या हो गया, असाधारण बात हो गई,
हुई ना असाधारण, कि मैंने उन 10 में से किसी एक को जो अलग था उनमें से उसको मैंने कहा, वो कहलाता है असाधारण। अब इसमें असाधारण क्या है, भावों में क्या इसकी विशेषता है? असाधारण शब्द का प्रयोग क्यों आया? असाधारण शब्द का प्रयोग इसलिए आया कि ये जो 5 भाव है ना, ये असाधारण भाव है। मतलब ये 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य के अलावा किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब बस इतना है। कुछ कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत फिर से, जीव के असाधारण 5 भाव, तो ये जो 5 भाव है ये असाधारण है। असाधारण इसलिए, यदि साधारण होते तो ये 6 द्रव्यों में पाए जाते, पर यहाँ पे असाधारण कहा, इसका मतलब ये जीव के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। मतलब 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 5 भाव है ना, केवल जीव द्रव्य में पाया जाएगा, है ना। पुद्गल में भी नहीं होंगे, धर्म में भी नहीं होंगे, अधर्म में भी नहीं होंगे, आकाश में भी नहीं होंगे और काल में भी नहीं होंगे। तो किस में होंगे? जीव के असाधारण 5 भाव है ना। तो किसके हैं ये? जीव के असाधारण 5 भाव है। तो समझ में आ गया इतना सेंटेंस? आपको आया कि नहीं आया? थोड़ा हाँ ना तो कर लो, तो मुझे समझ में आएगा, आप सुन रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। जीव के असाधारण 5 भाव, कि ये जो 5 भाव है ये असाधारण है। क्यों असाधारण है? क्योंकि ये 6 द्रव्यों में से केवल और केवल जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, बाकी किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। ये एक नियम समझ लो आप, है ना। ठीक है, चलो अब इतना बात ये बेसिक आप समझ लो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार सूत्र को भी पढ़ेंगे और उस सूत्र के आधार से आज जो अपन चर्चा करेंगे, आज बहुत कॉमन चर्चा में करूंगा। मतलब 5 भावों का बहुत सरल स्वरूप में आपको बता दूंगा और फिर उसकी विस्तार से भी आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जिनने नहीं सुना पहले कभी, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा बेस बन जाएगा आज, और जिनने सुना तो उनको तो विषय पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपन पहले एक बार सूत्र पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र क्या है जिसमें 5 भावों की चर्चा आई है? देखो, हाँ, स्क्रीन पे आए बिना ही कुछ लोग बोलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब आपको कंठस्थ है ऐसा मैं समझ रहा हूँ ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, स्क्रीन पर आ रहा है सूत्र। हाँ, एक मिनट। कोई बात नहीं। जीव के 5 असाधारण भाव, ठीक है ना। नाम आपको कुछ कुछ याद है क्या? पहला भाव कौन सा है? औपशमिक भाव। दूसरा भाव कौन सा है? शायिक भाव। तीसरा भाव है इन दोनों का कॉम्बो, है ना, इन दोनों का कॉम्बो, उसका नाम है शायोपशमिक। क्या है? शायोपशमिक, के जिसमें उपशम भी है और शय भी है। तो शयोपशमिक मतलब शय और उपशम दोनों को ऐड कर दिया तो शब्द क्या बन गया? शायोपशमिक भाव। देखो, आपके सामने सूत्र आ गया। पहले अपन सूत्र पढ़ते फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखो सूत्र क्या है, द्वितीय अध्याय, जीव के असाधारण भाव। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैक पारिणामिकौ च, है ना। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, इसको थोड़ा सा तोड़ कर अपन पढ़ेंगे तो अपने को आसानी से अपन पढ़ भी सकते हैं और याद भी हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है इसमें, केवल 5 नाम बता दिए और कह दिया कि ये स्वतत्व, कि ये जीव के जीवस्य स्वतत्व, जीव के स्वतत्व हैं, जीव के भाव हैं। अब देखो क्या है, औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम। अब ये यहाँ पे ना स्वतत्व और आगे मौदिक है, तो इसको अपन वो म है ना उसको तत्वम के साथ ले जाएंगे। स्वतत्वम औदैक पारिणामिकौ च, ठीक है। पढ़ने में आसानी हो रही है, फिर से पढ़ते साथ में, मेरे साथ आप भी पढ़ो। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैक पारिणामिकौ च। बराबर, ठीक है। अब 2-4 बार बोलेंगे तो अपने आप वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है ना। औपशमिक शायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदैक पारिणामिकौ च। तो इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के भावों का नाम बताया और क्या बताया देखो। पहला क्या है? औपशमिक, है ना। पहले भाव का नाम क्या है? औपशमिक भाव। दूसरे भाव का नाम क्या है? शायिक भाव, ठीक है।
तीसरे भाव का नाम क्या है? शायुपशमिक। यहाँ पर मिश्र कहा तो उस भाव को मिश्र भी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों की मिलीजुली अवस्था है, उसमें उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। वो आगे अपन बात करेंगे क्या क्षय है क्या उपशम है, पहले तो आप नाम समझ लो, ठीक है। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैक, है ना, नीचे देखो, औदैक और पारिणामिक, इस प्रकार से 5 नाम होते हैं, ठीक है। 5 नाम सबको याद हो गए, कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ठीक है ना। ये जीव के असाधारण 5 भाव कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में एक शब्द आया, जीवस्य स्वतत्वम। क्या कहा? जीव के स्वतत्वम। स्वतत्वम मतलब तत्व को हमने देखा था ना कि तत्व मतलब होता है भाव, तो स्वतत्वम तो ये जीव के स्वयं के भाव है ना। 5 भाव जो बताए ये जीव के भाव हैं और किसी अन्य के भाव नहीं है, इसलिए असाधारण शब्द का प्रयोग किया था। बराबर, बात समझ में आ गई? 3 पक्का? चलो अब अपन आगे चलते हैं। एक बार अब स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अभी थोड़ी सी मैं ये जो चर्चा है थोड़ी सी नई चर्चा है, थोड़ा सा आपको सुना हो नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, आपने इस बारे में कितना सुना है कितना नहीं सुना, तो इसलिए मैं आपको सामने आमने सामने देखकर बात करना चाहता हूँ, तो जिससे मुझे पता चले आप कहीं सो तो नहीं रहे हो, है ना। नहीं तो मैं बोलते जाऊं, भावों की चर्चा करते जाऊं और आप किसी और भाव में चले जाओ, तो ऐसा भी नहीं होवे। तो इसलिए ये जो चर्चा है अपन सामने में आपके सामने रखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर भाव की चर्चा, एक एक शब्द को अपन समझ रहे, बराबर। भावों की चर्चा है ना कि जीव के असाधारण भाव, तो हमने भाव जो शब्द है ना हमने अनेकों बार सुना। भाव किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना पुण्य भाव, पाप भाव, कहते कि नहीं कहते कि पुण्य भाव होता है, एक पाप भाव होता है। कभी हम शुद्ध भाव कहते हैं, कभी हम अशुद्ध भाव कहते हैं, कभी शुभ भाव कहते हैं, कभी अशुभ भाव कहते हैं। भाव शब्द का न जाने हम कितना प्रयोग करते हैं और न जाने किस किस अर्थ में कहते हैं। कभी कभी भाव शब्द का प्रयोग अभिमान के लिए प्रयोग हो जाता है ना। आपके भाव बहुत बढ़ गए ना, आप बहुत भाव खा रहे हो, ऐसे करते हैं ना। चल लोक व्यवहार बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। तो यहाँ पे कौन सा भाव हम लें? यहाँ पे जिस भाव की चर्चा चल रही है वो कौन सा भाव है, और यहाँ पे जो भाव है उसका क्या अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। पुण्य पाप जो भाव का वो भी यहाँ पे नहीं है, शुद्ध अशुद्ध जो भाव का वो भी नहीं है, शुभ अशुभ, अशुद्ध के ही 2 भेद होते हैं, शुभ और अशुभ, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, है ना। तो इस प्रकार ये सब भावों की चर्चा तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे तो भाव की कुछ और ही विस्तृत व्याख्या है, कुछ और ही अलग इसका अर्थ है, उसको अपन समझने वाले हैं। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, एक पॉइंट आपको याद हो गया कि ये जो 5 भाव है ये जीव के ही होते हैं, जीव में ही पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इतना बात आपको याद हो गई? इतनी बात। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब 5 भाव हैं, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। अब इस 5 भाव को आज हम केवल सरल उसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सूक्ष्मता, थोड़ा सा जो आपका ये मन है उसको एकत्र करो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो जो स्टार्टिंग के जो 4 भाव है ना प्रारंभ के, कौन कौन से? प्रारंभ के कौन कौन से हैं? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैक। ये 4 भाव कर्म सापेक्ष है। मतलब ये, अब मैं ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा हो गई, आपको लगे कर्म सापेक्ष चीज क्या होती है? कर्म सापेक्ष मतलब कर्म से रिलेटेड है। मतलब ये जो 4 भाव है ये कर्म से संबंध रखते हैं। कौन कौन से? स्टार्टिंग के 4 है ना, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैक, ठीक है। ये 4 भाव कर्म से रिलेटेड है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे कर्म से रिलेटेड। अभी तो इतना समझ लो कि स्टार्टिंग के 4 भाव कर्म से रिलेटेड है, और जो लास्ट वाला है ना, कौन सा? पारिणामिक। ये पारिणामिक, इसको परिणाम भी कहते हैं, कई कई ऐसा भी प्रयोग में आता है, इसको परिणाम भी कहा जाता है। तो ये जो पारिणामिक है ये कर्म सापेक्ष नहीं है। इस पारिणामिक भाव में कर्म से कोई लेना देना नहीं है, कर्म का कोई संबंध नहीं है। वो कहेगा कि कर्म का क्षय हो तो होता रहे,
कर्म का उपशम हो तो होता रहे, कर्म का उदय हो तो होता रहे, कर्म का क्षयोपशम हो तो होता रहे, हमको कुछ नहीं पता, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है ना। वो जो पारिणामिक है वो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो त्रिकाल रहने वाली जो चीज है ना, त्रिकाल जो शुद्ध रहता है, त्रिकाल जो चीज है ना वो है पारिणामिक, ठीक है ना। तो अभी अपन इसको समझेंगे और उदाहरण से भी एक एक बात को घटित करेंगे जिससे ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो अब फिर से अपन समझते हैं चार भावों के बारे में। पहले जो कर्म सापेक्ष, कर्म से कनेक्टेड है ना, उन भावों को समझते हैं, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक और औदैहिक, ठीक है ना। तैयार हो क्या नहीं हो आप लोग? कि विषय बहुत बोरिंग लग रहा है आपको? बोलो, चेंज कर ले क्या विषय? नहीं कर सकते, ये विषय हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बहुत सरल है, आ जाएगी, एक एक करके बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। दो चार बार जब सुनेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो स्टार्टिंग के जो चार भाव है प्रारंभ के, वो चार भाव कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म से रिलेटेड हैं, कर्म से कनेक्टेड हैं। अब जैसे स्टार्टिंग के भाव कौन सा है? सबसे पहला भाव कौन सा है? औपशमिक भाव। क्या भाव है? औपशमिक भाव। समझ में आ रहा है? नाम समझ में आ गया, याद हो गया, औपशमिक भाव। अच्छा ये औपशमिक भाव क्या करता है? ये औपशमिक भाव है, वो क्या करता है पता है आपको? उसका काम क्या है? औपशमिक भाव में क्या होता है? तो औपशमिक भाव है ना, उसमें क्या होता है? कर्मों का उपशम होता है। क्या होता है? कर्मों का उपशम होता है। अब ये उपशम क्या है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना, उपशम किसको कहते हैं? कर्मों का क्षय कहेंगे तो क्षय किसको कहते हैं, है ना। कर्म का उदय कहेंगे तो उदय किसको कहते हैं? ये सारी बातें भी आएगी धीरे धीरे। अभी आप एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। कर्मों का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षय और उपशम, और कर्म का उदय। नहीं आई बात समझ? फिर से, कर्म का सबसे पहला क्या? औपशमिक, तो कर्म का उपशम, और जब कर्म का उपशम हो रहा है तब जीव के जो भाव हैं उसको कहते हैं औपशमिक भाव। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं समझना अभी, वो तो धीरे धीरे ज्यादा समझेंगे, अभी तो थोड़ी थोड़ी समझते जाओ, है ना। कर्म का जब उपशम होता है और उस उपशम के समय में जीव के जैसे भाव होते हैं उसको कहते हैं औपशमिक भाव। कर्म का जब क्षय होता है तो उस कर्म के क्षय के समय जीव के जो भाव होते हैं उसको कहते हैं शायिक भाव। क्या कहते हैं? शायिक भाव, बराबर। और उसके बाद थर्ड नंबर, कर्म का जब उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। क्या होता है? उपशम मतलब दबना, है ना, और क्षय मतलब पूरा चला जाना। मतलब ये जो थर्ड नंबर का है ना, ये मिश्र अवस्था है, दोनों की जैसी अवस्था है। इसमें क्षय भी होगा, उपशम भी होगा, वो कभी ऊपर भी आएंगे, कभी नीचे दब भी जाएंगे, है ना। क्षय तो मुख्य रूप से नहीं कह सकते, अभी हम ये कह सकते हैं कि उसमें वे परिणाम नीचे भी दबेंगे और ऊपर भी आएंगे। अब इसको उदाहरण से समझेंगे, है ना। देखो पहले तो इतना समझ लो, कर्म का उपशम जब होगा तब जो भाव होंगे वो औपशमिक, कर्म का क्षय होगा जब वो भाव होंगे तब क्या होंगे? शायिक, और कर्म का उपशम क्षय होगा तब जो जीव का भाव होगा वो कहलाएगा शायोपशमिक, और कर्मों का जब उदय होगा तब जीव के जो भाव होंगे वो कहलाएंगे औदैहिक भाव। इतनी बात मोटी मोटी आपको समझ में आ गई। अब देखो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के बिना तो बात समझ में ही नहीं आती है, तो अपन उदाहरण भी ले लेते हैं, ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है पांच भाव के संदर्भ में। एक ग्लास आपने लिया, क्या लिया? एक ग्लास लिया, बराबर। एक ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने क्या लिया? पानी लिया, जल लिया, ठीक है ना। एक ग्लास में पानी, वाटर आपने लिया। अब क्या हुआ कि उस ग्लास में बहुत मिट्टी थी। क्या थी? आ गई कहीं से मिट्टी, अब आजकल तो पानी का इतना शुद्ध है, तो उस ग्लास में मिट्टी आ गई। तो अब क्या हुआ कि आपने फिटकरी, जानते हो फिटकरी किसको कहते हैं? बहुत सब जानते भी होंगे, है ना। फिटकरी वो होता है कि जिससे वो शुद्ध हो जाता है, बराबर, जिससे
वो पानी साफ हो जाता है, उसको फिटकरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ग्लास में पानी लिया और उस पानी में बहुत सारा मैल था, बराबर। तो आपने क्या किया, उसमें फिटकरी डाल दी। अब उस ग्लास में जैसे ही फिटकरी डाली तो वो जो धूल थी ना पूरी ग्लास में, जो मिट्टी थी, वो मिट्टी की मिट्टी क्या हो गई, नीचे आकर दब गई। क्या हुई, नीचे आकर दब गई। तो ये जो नीचे आकर दबी ना, वो क्या हुआ, मिट्टी का उपशम। क्या हुआ, ये हुआ मिट्टी का उपशम। मिट्टी का दबना ये कहलाता है मिट्टी का उपशम। उपशम मतलब दबना। आई बात समझ में, एक पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो आया ना, ना तो फिर से लेंगे 2-4 बार, और हाँ थोड़ा थोड़ा आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, देखो एक गिलास पानी लिया, पानी में बहुत मिट्टी था, तो आपको ये मिट्टी तो बहुत, अब क्या किया जाए, तो आपने एक फिटकरी डाल दी। फिटकरी डाली तो वो मिट्टी सारी क्या हो गई, उस ग्लास में नीचे दब गई। तो वो नीचे दब गई, उसको क्या कहना कि वो कहलाता है उपशम। ये कहलाता है शास्त्रीय भाषा, ये आगम सिद्धांत की भाषा है ना। तो उपशम सुनकर बहुत घबराना मत, उपशम सुनकर बहुत सरल है। उपशम मतलब कि दबना, उसका नाम उपशम है। यहाँ पे मिट्टी का दबना है, वहां पे कर्मों का दबना है, बस अंतर इतना सा है। आई बात समझ में, यहाँ पर ग्लास में मिट्टी का दबना है और वहां पे कर्मों का दबना, अंतर इतना ही है। तो आपको समझ में आ गया उपशम किसको कहते हैं। चलो सेकंड स्टेप पर जाते हैं, पुनः बात करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। अब दूसरा आता है क्षय। दूसरा क्या आता है, क्षय। अब क्षय किसको कहते हैं, हमने कहा ना कि कर्मों का क्षय, और जब कर्मों का क्षय हो तब जीव के जो भाव होते हैं उसको क्षयिक भाव कहते हैं। अब ये क्षय क्या होता है, तो अब क्या हुआ कि वो जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी नीचे दब गई थी। तो आपको विचार आया अब कैसे भी करके उस मिट्टी को इस ग्लास से बाहर निकाल दिया जाए, उस ग्लास से उस मिट्टी को बहिष्कृत किया जाए, उसको बाहर निकाला जाए। तो क्या किया आपने, उस ग्लास में से मिट्टी का क्या कर दिया, उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया। तो मिट्टी का क्या हुआ, मिट्टी का क्या हुआ, क्षय हो गया। क्या हुआ, क्षय हो गया, मतलब मिट्टी चली गई। क्षय मतलब चले जाना, नाश हो जाना, है ना, उसका अभाव हो जाना। आई बात समझ में, क्षय मतलब मिट्टी का चले जाना। तो आई बात समझ में, वैसे ही क्या होता है कि कर्मों का क्षय होना, कर्म चले जाना, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जब जीव का, जब कर्मों का क्षय होता है तब जो जीव के भाव होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षयौपशमिक के क्षयिक के औपशमिक, बोलो क्षयिक भाव, बराबर। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, क्षयिक भाव कहते हैं। दो बात समझ में आ गई, एक मिट्टी का दबना वो उपशम, मिट्टी का दबना वो उपशम, मिट्टी का चले जाना वो क्षय। अब ये तीसरी अवस्था क्या है भैया, अब ये क्षयोपशमी क्या चीज है, क्षय उपशम क्या चीज है, अब इसमें क्या दिक्कत, क्या समस्या। अब ये है ना, ये मिश्र अवस्था है, ये मिली जुली अवस्था है। इसमें क्या है, ये कुछ मिट्टी नीचे भी दबी हुई है और कुछ मिट्टी ऊपर भी आ रही है। नहीं आ रही बात समझ में, कुछ मिट्टी नीचे भी दबी, उस ग्लास में कुछ मिट्टी नीचे भी दबी हुई है और कुछ मिट्टी ऊपर भी आ रही है। तो मतलब इसमें दोनों अवस्था है, उपशम भी है और उसका उदय भी है, उदय या फिर कहे क्षय भी है उसका, है ना। तो इस प्रकार से दोनों अवस्था उसमें पाई जाती है, इसलिए उसको क्षय और उपशम अर्थात क्षयोपशम कहा। बात समझ में आ गई, तीन चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले उपशम, फिर क्षय, फिर क्षयोपशम, और अब है उदय। उदय किसको कहते हैं, उदय मतलब उस ग्लास में पानी है और पानी में मिट्टी है, उस मिट्टी का उदय मतलब वो मिट्टी क्या है, ऊपर ऊपर है, मतलब मिट्टी का उदय, मिट्टी का उदय मतलब मिट्टी ऊपर ऊपर आ रही है, वो कहलाएगा उदय, बराबर। आई बात समझ में, कुछ कुछ चार चीज बताइए आपको, चार चीज में थोड़ी बहुत बात समझ में आई आपको, है ना। कर्म का उपशम मतलब कर्मों का दबना, मिट्टी का उपशम मतलब मिट्टी का दबना, कर्मों का क्षय, मिट्टी का क्षय, मिट्टी का क्षय मतलब मिट्टी का चले जाना, है ना, कर्मों का क्षय, कर्म का चले जाना, और कर्म का क्षय और उपशम के रहना भी और ऊपर भी आना, दबना भी और ऊपर भी आना, ये दोनों चीज परस्पर मिश्र रूप से चल रही है।
और चौथा नंबर कि कर्म का उदय, मिट्टी का उदय मतलब मिट्टी का ऊपर ऊपर आना, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? औदैक। तो बात समझ में आ गई कि जब कर्म का उपशम हो तब जो जीव के भाव हो उसको कहते हैं औपशमिक भाव। जब कर्म का क्षय हो तब जो जीव के भाव होते हैं उसको कहते हैं शायिक भाव। जब कर्म का क्षय और उपशम हो तब जो जीव के भाव हो उसको कहते हैं शायोपशमिक भाव। और जब कर्म का उदय हो तब जो जीव के भाव हो उसको कहते हैं औदैक भाव। अब यहाँ पे बहुत लोग औदायिक भी कहते हैं, औदायिक नहीं है ना, गलत उच्चारण मत करना, औदायिक नहीं है, औदैक है। क्या है? औदैक भाव है, बराबर। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पांचवी चीज क्या भैया? पांचवी तो आपने बताई नहीं, चार चीज तो बता दी। जो 5th नंबर का है ना, पांचवा, पारिणामिक भाव, ये भला क्या चीज है? वो पारिणामिक चीज बहुत गजब की चीज है, बहुत सबसे सुंदर। वो पारिणामिक क्या कहता है कि ये जो पानी है ना, जो ग्लास में आपने पानी लिया, अरे ये पानी कैसा है? पानी को देखो तो पानी की दृष्टि से देखो तो कैसा है? कि पानी सदा काल शुद्ध है, उसमें मिट्टी रूप मलिनता कभी आई नहीं। ये है पारिणामिक भाव। ये बहुत सुंदर चर्चा है पारिणामिक की। पारिणामिक क्या कहता है कि पारिणामिक मतलब जो पानी है, पानी का उदाहरण हमने लिया, एक गिलास में पानी लिया, तो कहता है कि तुमने मिट्टी की दृष्टि से देखा तो इसलिए तुम्हें वो अशुद्धता नजर आई, इसलिए तुम्हें वो क्षय और उदय और उपशम और वो सब नजर आया। पर मैं तो पानी को पानी की दृष्टि से देखता हूं तो मुझे तो पानी सदा काल शुद्ध नजर आता है, उसमें कोई मलिनता मुझे नहीं दिखती। तो ये है पारिणामिक भाव। अब इसको और अपन समझेंगे और इसको और उदाहरणों से घटित करेंगे। अभी आप सामान्य सामान्य बातें समझ लो, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। कर्मों का दबना अर्थात कर्मों का उपशम, कर्मों का नष्ट हो जाना अर्थात कर्मों का क्षय, कर्मों का कुछ दबना और कुछ ऊपर आना अर्थात कर्मों का क्षयोपशम, और कर्मों का पूरा ऊपर आना मतलब उदय। उदय किसको कहते हैं? कि जो कर्म थे उसका पूरा पूर्ण रूप से ऊपर आना, उनका उदय में आना, उसको कहते हैं कर्म का उदय। ये चार रूप अवस्था है और ये चार बातें हो रही है, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? हाजी के ना जी, आई के नहीं आई? हाँ देखो, बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, ठीक है, आपके प्रश्नों भी दिए जाएंगे। पर अभी तो आप जो मैं बात बोल रहा हूँ वो समझ में, अच्छा किस किस को समझ में आ गई एक बार मुझे बता दो तो मुझे थोड़ी खुशी होगी। किस किस को बात समझ में आ गई? हाँ देखो, अभी नहीं आई है बहुत लोगों को बात समझ में। नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, नहीं आई तो बिल्कुल भी हाथ ऊपर मत करना, मैं तो कह रहा हूँ। उसको पुनः पुनः ये बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर से अपन इस बात को संबंध करेंगे। देखो, चार भाव है वो तो कर्म सापेक्ष है, मतलब कर्म से रिलेटेड है। पर जो पांचवा पारिणामिक भाव है उसमें ना क्षय होता है, ना उपशम होता है, ना उदय होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। वो तो सदा का जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिणमन नहीं होता है। त्रिकाल शाश्वत रहने वाली जो अवस्था है वो है पारिणामिक भाव, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न ऐसा उपस्थित हो सकता है, आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो हुआ था, आपको भी होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि चार प्रकार के भाव हैं, कौन कौन से स्टार्टिंग के जो कर्म से रिलेटेड है? औपशमिक, शायिक, औदैक और शायोपशमिक। ये जो चार भाव हैं ये कर्म से रिलेटेड है। कर्म से रिलेटेड होने पर फिर इनको भाव क्यों कह रहे हो आप? क्यों? क्योंकि देखो औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव में क्या हुआ कि कर्म का उपशम हुआ, तो कर्म का उपशम हुआ तो आपने भाव क्यों कहा? क्योंकि वो कार्य तो कर्म में हुआ और ये तो जीव के भाव है ना, दोनों भिन्न भिन्न चीजें नजर नहीं आ रही आपको? प्रश्न फिर से बोलता हूं, दो भिन्न भाव आप कह रहे हो कि जीव के असाधारण भाव है। क्या कहा? भाव जीव के असाधारण भाव है, और काम कर्मों के बता रहे हो कि कर्मों का उपशम, कर्मों का क्षय, कर्मों का क्षय और उपशम, कर्मों का उदय। तो कार्य क्या हो रहा है? ये जो सारा काम हो रहा है ये क्या हो रहा है?
ये सारा का सारा काम तो कर्मों में हो रहा है। फिर आप जीव के भाव क्यों कहते हो? फिर तो कर्मों के भाव कहो ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? काम सारा कर्मों में हो रहा है और जीव के कहते हो आप? ऐसे कैसे हो सकता है? सारा क्रेडिट जीव लेकर जा रहा है और काम हो रहा है कर्मों में, ऐसे क्यों हो रहा है? तो देखो इसका उत्तर क्या है। हाँ, इसका उत्तर क्या है, फिर से सुनना, इसका उत्तर क्या है। भले ही सारा काम कर्मों में हो रहा है, परंतु कर्म होते कहाँ हैं? कर्म होते कहाँ हैं बताओ? अरे कर्म कहाँ होते नहीं पता आपको? देखो कुछ लोग बोल रहे हैं जो कर्म होते हैं ना वो जीव में होते हैं, जीव के साथ कर्मों का एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र अवकाश संबंध होता है। मतलब कर्म और जीव एक साथ रहते तो है, क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं, परंतु ये जो सारे काम हैं ये कर्मों में हो रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि औपचारिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव। तो इसका क्या मतलब है ये एक बार अपने को समझ में आना चाहिए। आरोप जीव पर आता है ना? कि क्या हुआ कि औपचारिक भाव हुआ, क्या हुआ कि औदैहिक भाव हुआ, क्या हुआ कि शायोपशमिक भाव हुआ। तो आरोप जीव पर आता है और कार्य कर्म कर रहा है। तो इसको कैसे अपन समझे, कैसे इसको जाने, तो उसको अपन को समझना पड़ेगा। तो देखो सरल उदाहरण आपको दूं इस बात को समझने के लिए। स्फटिक मणि जानते हो? स्फटिक मणि क्या होता है? एक कोई रत्न होता है ना? कोई रत्न होता है, इतना समझ लो। स्फटिक मणि, जिसे स्फटिक मणि का पत्थर भी कहते हैं ना, जो बहुत अच्छा रत्न नहीं कहे, बहुत अच्छी सी धातु या फिर ऐसा होता है जो बहुत सफेद रंग का होता है। क्या होता है? सफेद, बहुत एकदम दिखे, बहुत सुंदर दिखे, ऐसा सफेद रंग का होता है। अब क्या हुआ, स्फटिक मणि का कोई हीरा या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी चीज, क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर की फाइल रखी थी। क्या रखी थी? ब्लू, नीले रंग की फाइल रखी थी, और उस नीले रंग की फाइल पर वो स्फटिक मणि का क्या रख दिया? कोई पदार्थ या कोई वस्तु स्फटिक मणि का रख दिया। अब स्फटिक नीले रंग के वो फाइल के ऊपर सफेद स्फटिक मणि रख दिया। अब बताओ, तो दूर से देखने पर मुझे वो स्फटिक मणि ब्लू, नीले रंग का दिखता है। उदाहरण समझना बहुत अच्छे से। एक ब्लू फाइल रखी है मैंने, नीले रंग की फाइल रखी, या फिर कोई भी चीज ऐसे रखी है, और उसके ऊपर व्हाइट स्फटिक मणि रखा है, बहुत व्हाइट है। पर जब मैं देख रहा हूं उसको, तो मुझे वो स्फटिक मणि कैसा नजर आ रहा है? ब्लू नजर आ रहा है, नीला नजर आ रहा है। तो बोलो स्फटिक मणि कितना नीला हुआ, कितना ब्लू हुआ? ब्लू पना, ब्लू कलर स्फटिक मणि में कितना आया? 1%, 2%, 5%, 10%, 50, 100%, कितना परसेंट? 101%। अरे कितना आया स्फटिक मणि में? वो नीलापन, ब्लूपन कितना आया बोलो? अरे 1% क्या, आधा परसेंट भी नहीं आया, 0.01% भी नहीं आया। क्यों? आपने वो फाइल के सहयोग से उसको देखा, तो आपको क्या दिखा कि वो स्फटिक मणि कैसा है? वो स्फटिक मणि नीला है। पर स्फटिक मणि तो, स्फटिक मणि की दृष्टि से देखो तो पूर्ण शुद्ध, पूर्ण सफेद है, उसमें जरा भी किसी और रूपता नहीं आई, है ना? वो जरा भी दूसरे रंग रूप नहीं हुआ। तो ये उसकी विशेषता है। वैसे ही, है ना, वैसे ही ये जीव है ना, ये जीव के साथ कर्म आए, कर्म आए, बराबर, जीव के साथ कर्म आए। तो कर्मों में ये जो सब क्रिया हुई, क्षय, उपशम, उदय, ये जो सारी चीजें हो रही है ना कर्मों में, प्रति समय कभी क्षय होता है, कभी उपशम होता है, कभी क्षय और उपशम दोनों होते हैं, तो कभी उदय भी होता है। ये जो सारी अवस्थाएं बन रही है, ये अवस्थाएं तो कर्मों में हो रही है, पर कहने में क्या आता है कि जीव का हो रहा है, जीव के साथ हो रहा है ना? कहने में तो यही आ रहा है कि जीव के साथ हो रहा है, कि नहीं। आपने कर्मों की दृष्टि से, कर्मों की मुख्यता से देखा, तो आपको लगता है कि जीव में क्षय हुआ, जीव में क्षयोपशम हुआ, जीव में उदय हुआ। पर हम कहते हैं कि आप जीव को जीव की दृष्टि से देखो, तो आपको कैसा नजर आता है कि जीव तो त्रिकाल शुद्ध है, जीव तो परम पारिणामिक स्वरूप है, उसमें कभी कर्म रूप मलिनता प्रवेश ही नहीं करती, आती ही नहीं है। तो ये मुख्य रूप से इनमें अंतर है। देखो बहुत सरल सरल उदाहरण, अनेक उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने
शराब पी, ठीक है ना, कोई व्यक्ति, सामान्य उदाहरण देख रहे, कोई व्यक्ति है, उसने शराब पी। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने शराब पी और शराब पीते ही अब उसका जो रंग रूप है ना वो कैसा हो गया, बदल गया। अब वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, कभी क्या करता है तो कभी क्या करता है। अब उस व्यक्ति की ऐसी दशा को देखकर आपने क्या कहा कि शराबी कहा, उसको क्या कहा, क्या कहा कि शराबी कहा। अब बताओ उसको शराबी कहना ये किस अपेक्षा से बात हुई, उस व्यक्ति को शराबी का। तो आपने क्यों कहा, क्योंकि उसने अभी शराब पी और शराब पीने के कारण वो क्या करने लगा, कैसे कार्य करने लगा। परंतु उस व्यक्ति में जो जीवत्व बना है, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति तो सदा से एक जैसा ही है ना, व्यक्ति तो हमेशा से एक रूप ही है, उसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो चार भाव है ना, इन चार भाव की अपेक्षा से कहते हैं तो कर्मों की अपेक्षा से बात होती है। और जो लास्ट पारिणामिक भाव है ना, वो सदा शुद्ध रहने वाला भाव है ना। पानी है, पानी की क्या विशेषता है, पानी में क्या है विशेष, उसका विशेष गुण क्या है, कि पानी का विशेष गुण है शीतलता, है ना। पानी, पानी किस लिए प्रयोग में आता है, शीतलता। अब कोई व्यक्ति पानी में उंगली डाल करके ये पानी तो बहुत गर्म है, पानी शीतल कैसे हो गया, कि पानी तो गर्म है। जैसे गर्म पानी आपने किया और उस पानी में उंगली डाली उसने, और पानी में जैसे उंगली डाली तो क्या महसूस हुआ कि पानी बहुत गर्म है। बोलो, ये पानी गर्म हुआ, ये कौन सी बात हुई, ये जो चार बात हुई ना ऊपर की, वो है क्या, कि वो पानी अग्नि के सहयोग में आते ही क्या हो गया, गर्म हो गया। परंतु उस पानी की क्वालिटी, पानी का हमेशा त्रिकाल रहने वाला गुण कौन सा है, पानी अभी गर्म भले ही हो अग्नि के संयोग से मिलकर, परंतु वो पानी थोड़े समय में अपने स्वभाव शीतल रूप होने वाला है। बात समझ में आई कुछ आपको, है ना। पानी कैसे हो जाएगा, कि अपने यथार्थ स्वरूप हो जाएगा, अपने स्वरूप में हो जाएगा वो, ये पानी की विशेषता है। अरे जब कोई आग लग जाती है, तो आग लगती है तो पानी डालती है, तो पानी से आग और जलती है और प्रज्वलित होती है कि शांत होती है, शांत होती है ना। आग में पानी डालो तो पानी से वो आग शांत होती है कि और भभक उठती है, बोलो। इस प्रकार से चार भाव हैं, एक कर्म सापेक्ष है और एक जो भाव है वो कर्म निरपेक्ष, अर्थात उसमें कर्मों का कुछ काम नहीं चलता है, कर्मों का कोई खेल उसमें नहीं चलता। और जो प्रारंभ के जो चार भाव है उसमें कर्मों का सारा परिणाम। आपको ख्याल में आ गई, इतनी जो चर्चा हुई उसमें आपको कोई बात समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो, बोलो। और समझ में आ गई तो मैं पूछ लेता हूँ। अरे आई ना समझ में, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, फिर से अपन इस बात को दोहरा लेंगे और पुनः पुनः इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। देखो, जीव के असाधारण पांच भाव कहे, बराबर। असाधारण क्यों कहा, क्योंकि ये जीव में किसी में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जीव के असाधारण पंच भाव कहे। पांच भाव कौन कौन से, औपशमिक, शायोपशमिक, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, है ना। इस प्रकार से ये पांच भाव कहे, बराबर। ये पांच भाव हैं। इन पांच भावों का क्या स्वरूप हमने देखा, सबसे पहले कर्मों का उपशम, मतलब कर्मों का दबना। जैसे उदाहरण क्या देखा था, एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी और पानी में मिट्टी है, तो उस मिट्टी रूप पानी में हमने क्या डाला, फिटकरी डाली। फिटकरी डालने से वो मिट्टी क्या हो गई, नीचे बैठ गई। नीचे बैठ गई तो क्या हो गया, उस मिट्टी का उपशम हो गया, मिट्टी दब गई। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिट्टी का उपशम। वैसे ही कर्मों का उपशम, आगे बात समझ, पहले पॉइंट। दूसरा, कर्मों का क्षय। कर्मों का क्षय मतलब, कर्मों का क्षय मतलब कर्म चले जावे, उसका कहलाता है क्षय। क्षय मतलब नाश, नष्ट, अभाव हो जाना। जैसे पानी का ग्लास है, उसमें मिट्टी था, मिट्टी आपने फिटकरी डाल के नीचे दबा दी, अब क्या किया कि उस मिट्टी को पूरा आपने हटा दिया, निकाल दिया, वो कहलाएगा मिट्टी का क्षय। और यहाँ पर कर्मों का क्षय, बराबर। थर्ड अवस्था कौन सी है, कर्म का क्षयोपशम,
क्षय और उपशम, मतलब जो ग्लास है उसमें पानी है, उसमें कुछ मिट्टी नीचे भी दबी हुई है और कुछ मिट्टी ऊपर भी आ रही है, ऐसी दोनों रूप अवस्था है। मतलब कर्म का उपशम दबे हुए भी है और कुछ कर्म ऊपर उदय में भी आ रहे हैं, ऐसी दोनों अवस्थाएं बनती है। बराबर। चौथा औदैहिक उदय, कर्म का उदय, कि जो सारे के सारे पूर्ण सारे जो कर्म है उनका उदय आना, वो कहलाता है उदय। बराबर है ना। जो वो ग्लास में मिट्टी है, सारी की सारी मिट्टी ऊपर आ जाए, उसका नाम है उदय, मिट्टी का उदय। वैसे ही उस तरफ कर्मों का उदय। तो ये चार तो हो गए कर्म से रिलेटेड। अच्छा, पारिणामिक में क्या होता है? पारिणामिक में क्या होता है? क्षय होता है क्या? उपशम, अच्छा क्षय उपशम, अच्छा उदय, कुछ तो करा दो। कुछ भी नहीं होता, ना क्षय होता है, ना उपशम होता है, ना क्षयोपशम होता है, ना उदय होता है। ये पारिणामिक जो भाव है वो इन सब कर्मों से न्यारा है, कर्मों से भिन्न है। जहाँ कर्मों का स्पर्श नहीं होवे, जहाँ कर्मों का कोई काम नहीं होवे, ऐसी जो अवस्था है वो पारिणामिक भाव है। तो ये जीव के 5 भाव हो गए। बराबर, ये जीव के 5 भाव कहलाते हैं। ये आज हमने थोड़ी थोड़ी सामान्य सामान्य सी चर्चा समझी है। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बात समझी, उसमें हमने और एक विशेष बात ये देखा कि जो पारिणामिक भाव है ना, ये पारिणामिक भाव जीव को त्रिकाल स्वरूप देखता है, सदाकाल रूप देखता है। वो पानी को मिट्टी की अपेक्षा से नहीं देखता। अच्छा पानी है, आप पानी को मिट्टी की अपेक्षा से देखोगे तो पानी में आपको मलिनता नजर आएगी, परंतु पानी को आप पानी की दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये पानी तो त्रिकाल शुद्ध रहने वाला है, ये पानी में तो कभी मलिनता ही नहीं आती। वैसे ही जब आप इस जीव को कर्मों की अपेक्षा से देखते हो, कर्मों की आंखों से देखते हो, तो आपको कर्म नजर आते हैं। पर पारिणामिक भाव कहता है कि तुम्हारी दृष्टि कर्मों पे, इसलिए तुम्हें कर्म नजर आते हैं, मेरी दृष्टि तो उसके स्वभाव पर है, तो इसलिए मुझे वो नजर नहीं आता। तो ये जो पारिणामिक भाव है ना, ये स्वभाव एक प्रकार से, पारिणामिक भाव का दूसरा नाम परिणाम है, उसका और नाम स्वभाव है ना। जो भाव स्वभाव पर दृष्टि करे उसका नाम है पारिणामिक भाव। बराबर, समझ में आ गई बात? 5 भाव की थोड़ी बहुत चर्चा आपको समझ में आई है ना। तो ये सामान्य सामान्य चर्चा हुई। अब इसके आगे की जो विस्तृत चर्चा है वो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे। बहुत इसके भेद भी हैं, थोड़ी चर्चा अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बोलो आज की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो हाथ ऊपर करो। हाँ, नहीं आई तो हाथ ऊपर करो भैया। हाँ चलो, लगभग देख रहा हूं मैं, करीब करीब सबको बात समझ में आई है। पता नहीं किसने हाथ ऊपर तो नहीं किया, परंतु नहीं आई तो आप पुनः पुनः पूछना मुझसे भी, है ना। अभी यहाँ पर किसी को प्रश्न है तो पूछ लो इस विषय के संदर्भ में, फिर मैं कुछ और भी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। हाँ, 5 भाव की जो चर्चा की उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप पूछो। चलो पूछो, कौन है? सुमित जैन, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। मेरी एक क्वेश्चन था कि जैसे ये आपने बताया कि ये कर्म है जो, तो इनको जीव के भाव क्या बोलते हैं, इसको एक बार रिपीट करो। कर्म जीव के भाव, हाँ जीव के भाव क्यों बोलते हैं? जीव के भाव, ये जीव के असाधारण भाव हैं, क्योंकि ये जीव के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। बस ये मुख्यतः से बात की गई थी, और अब भाव की और थोड़ी विस्तृत चर्चा कल अपन और करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बात? ठीक है, आशा आंटी, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। औदैहिक भाव के बारे में थोड़ा बताइए। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव मतलब जहां कर्म का उदय, औदैहिक उदय की जहां बात हो वो कहलाएगा औदैहिक। जहां कर्मों की उदय की अपेक्षा से, उदय मतलब आना। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि किसी के जीवन में बहुत विपरीत परिस्थिति है तो इनके पाप कर्म का उदय बहुत देखा जा रहा है। मतलब जो कर्म पहले में कुछ ऐसे कार्य, बुरे कार्य किए हों
और वो कर्म बंध गए, और वो कर्म बंधे तो अब क्या हुआ, उनका उदय में आया, तो उदय में आया तो वैसा हुआ। कभी किसी का पाप का उदय देखा जाता है तो कभी किसी का पुण्य का उदय देखा जाता है। उदय मतलब ऊपर आना, जो पाप प्रकृतियां बंधी अथवा पुण्य प्रकृतियां बंधी उनका पूरा का पूरा उदय मतलब ऊपर में आना, या फिर उसको वर्तमान में घटित होना, वो कहलाता है उदय। मीनाक्षी दीदी का एक प्रश्न है। हाँ, आपको अनम्यूट किया दीदी। हाँ बोलो। जैसे क्षयोपशम की हम परिभाषा से पढ़ते हैं तो क्षयोपशम में उपशम भी होता है, क्षय भी होता है और उदय में भी आते हैं कर्म क्षयोपशम में। तो उस तो फिर क्षयोपशम में उदय भी तो हो रहा है ना। हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपका तो प्रश्न। अदायक में भी तो उदय होता है। समझ गया मैं आपका प्रश्न। इसको अपन आगे समझने वाले, जब इनकी और चर्चा करेंगे ना, तो क्षयोपशम में अभी बता देता हूँ सरल भाषा में। क्षयोपशम में 3 चीज होती हैं, क्षय भी होता है, उपशम भी होता है और उद्याभावी वो क्षय है ना। वो 3, किसका उदय होता है, किसका क्षय होता है और किसका उपशम होता है, वो अलग अलग स्थिति है, उसको अपन समझेंगे। अभी तो इतना समझो कि क्षयोपशम में 3 कार्य होते हैं, है ना। उद्याभावी क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इस प्रकार से वो सारे अलग अलग होता है, उसको अपन आगे समझेंगे। तो ये आपका प्रश्न आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, क्षयोपशम की बात हो गई। और बोलिए, और किसी कोई प्रश्न? नहीं, और तो नहीं है। एक मिनट। चमेली अग्रवाल, आपको अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ये पूछना था कि सब भाव एक साथ होते हैं या एक एक समय में एक एक भाव होते हैं? सब भाव, जीव के सारे भाव एक साथ हो सकते हैं या अलग अलग एक समय में एक ही भाव होगा? ऐसा कोई नियम नहीं कि एक साथ एक ही हो। जीव के एक समय में एक ही भाव होगा? जीव का एक समय में एक ही भाव, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ना। हाँ, तो उसका उत्तर ये है कि देखो पारिणामिक भाव। जीव के एक समय में कितने भाव होते हैं? ठीक है, समझ गया मैं आपका प्रश्न। आपका उत्तर आगे आने वाला है, ये सारा प्रकरण इसी संदर्भ में चलने वाला है। फिर भी इतना अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये जो 5 भाव है, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव एक साथ भी देखे जा सकते हैं। क्यों? पारिणामिक तो खाली भाव है ना, ये भाव तो एक साथ जीव में कितने भी भाव हो सकते हैं ना। तो ये जैसे कर्म का उदय भी हो सकता है, कर्म का क्षय भी तो हो सकता है, कर्म का उपशम भी हो सकता है ना। जीव में 5 भाव भी देखे जा सकते हैं, कभी किसी की मुख्यता से भी बात हो सकती है। ये सारी बातें घटित हो सकती है, और यदि उसको और थोड़ा सा अपन समझेंगे तो आगे उसकी चर्चा आएगी, तभी अपन और इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, वो प्रश्न तो मतलब ये सारा आपके जो सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं बिल्कुल उपस्थित होने ही चाहिए। मतलब इसका मतलब आप विषय को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। यदि प्रश्न नहीं आया तो विषय को नहीं समझ रहे हम, और प्रश्न आए तो विषय हमारे समझ में आ रहा है। और ये जो सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं ना, इनकी चर्चा धीरे धीरे आगे आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, अभी अपना समय भी पूर्ण हो रहा है। 5 भावों की अपनी सामान्य चर्चा हुई। अब आगे कल थोड़ा इसके आगे का विस्तार अपन करेंगे, है ना। भाव क्यों कहते हैं, वो आगे आने वाला है। शायद अभी चैट बॉक्स में किसी का प्रश्न आया कि वो भाव क्यों कहते हैं। कल भाव की विस्तृत व्याख्या मैं करूंगा कि यहाँ पे जो भाव कहा वो किस भाव को कहा। आज हमने भाव की चर्चा नहीं की, आज हमने सिर्फ भेदों की चर्चा की है। अब यहाँ पे कौन सा भाव लेना है ना, 10 प्रकार के, अनेक प्रकार की परिभाषाएं भाव की आती है। यहाँ पे किस भाव को भाव लेना है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी चर्चा कल आएगी, है ना। वो कल, और अपना ये विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, ये विषय तो अभी बहुत चलने वाला है, बहुत इसमें थोड़ा थोड़ा विस्तार है। तो इसको आप बराबर जिज्ञासा बनाए रखो और बराबर कल आप समय पर उपस्थित हो, तो ये अपना विषय कल भी पूर्ण इस रूप से चलेगा, ठीक है ना। चलिए, अभी ये विषय को अपन अभी यहीं पर समाप्त करके संक्षिप्त में आपको एक पैटर्न मैंने प्रथम अध्याय के पेपर का ग्रुप पे प्रेषित किया था, भेजा था, वो आपने देखा होगा। हाँ, आपने देखा तो आपको सरल लगा कि कठिन लगा?
हाँ देखो ये आपके सामने भी अभी आ रहा है ना। आपने ग्रुप पर वो पैटर्न देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना, और अभी आपके सामने भी आ गया है। तो ये पैटर्न आपके फर्स्ट जो अध्याय है ना, पहला अध्याय जो हमने कंप्लीट किया, उसका पेपर है। उस पेपर किस तरह से वो प्रश्न पत्र आएगा उसका ये पैटर्न है। तो आपको ये पैटर्न सरल लगा कि कठिन लगा? हाँ ना, कुछ तो करो। सरल, कठिन, मैं देख रहा हूँ, भले स्क्रीन शेयर मैं देख पा रहा हूँ आपको। हाँ, सरल लगा कि कठिन लगा? देखो कुछ कह रहे कि सरल है, कुछ कह रहे कि कठिन है, कुछ कह रहे कि सरल भी और कठिन भी है। मतलब स्यादवादी है सभी, तो सब थोड़ी थोड़ी बात करें। देखो बहुत सरल है, आधा पूरा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है। आधा पेपर तो आपका मैं समझता हूँ 7-8 मिनट या फिर 10 मिनट में ही हो जाएगा। क्यों? देखो, रिक्त स्थान पूर्ण करो, मतलब आपको एक शब्द पूरा वाक्य दिया जाएगा और उसमें से एक शब्द छोड़ दिया जाएगा, आपको एक शब्द कंप्लीट करना है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी को प्रश्न हो सकता है। ये तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं, लिख दिया कि तत्वार्थ सूत्र में डैश अध्याय हैं, तो आपको लिखना है कि 10 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, बहुत सरल प्रश्न है। मतलब मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत भी यदि पूरा पढ़ा हो ना, तो वो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हो। उसके आगे सही या गलत, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के आधार से आपको खाली उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और यह निर्णय करना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। कई आपको सही वाक्य दिया जाएगा तो कई आपको गलत वाक्य भी दिया जा सकता है ना। कई कह देंगे कि सम्यक ज्ञान 7 होते हैं, तो बोलो सही है कि गलत है। तो ये आपको निर्णय करना है, और जो सही है वो सही लिखना है और जो गलत है उसको गलत लिखना है। ठीक है, इस प्रकार ये 10 प्रश्न आएंगे और 1 मार्क का एक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, सूत्र लिखिए। अब ये थोड़ा सा लोग कठिन लग सकता है। अब जिनको याद हो उनको तो कठिन नहीं लगेगा, और जिनको नहीं याद हो उनको थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है। सूत्र, पहले अध्याय में 33 सूत्र है, 33 है ना, 33 सूत्र है। अब उस सूत्र में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अब आपको सम्यक कह दिया और कह दिया कि आगे का सूत्र लिखो। आपको कह दिया कि जीवा, जीवा कह दिया और आगे डैश डैश कर दिया। अब आपको वो सूत्र पूरा शुद्ध लिखना है, वो सूत्र याद होना चाहिए उसके लिए। देखो बहुत ज्यादा कठिन सूत्र नहीं करेंगे, सरल सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आप घबराना मत। बहुत सरल पेपर आएगा, मतलब चूकना मत, मैं तो ये कहता हूँ, है ना। नहीं आए तो मत लिखना, पर पेपर जरूर लिखना, है ना। ठीक है, आगे देखो, परिभाषा लिखिए। अब परिभाषा लिखनी है, बहुत सरल परिभाषा। बोलो मति ज्ञान की परिभाषा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मति ज्ञान किसको कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो और 2-4 बात जो आपको आती हो वो सब लिख दो, बस वही परिभाषा। सरल सरल परिभाषा आएंगी, बहुत कठिन नहीं आएंगे, है ना। देखो किसी ने लिखा सूत्र याद हो गए, बहुत बढ़िया। देखो ये हो गई ना बात, तो हमारा ये क्या कहे, कक्षा हमारी सफल हो गई। यदि एक भी व्यक्ति को सूत्र याद हो गए, ये पहला अध्याय का विषय वस्तु याद हो गई, तो ये अपना कार्य सफल हो गया। बढ़िया। देखिए परिभाषा लिखनी है आपको, 5 परिभाषा, आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, 5 देंगे, उसमें से आपको कोई 3 परिभाषा लिखनी है जो आपको अच्छे से आती है ना, उसमें से 3 आपको लिखनी है। अंतर बताइए, अब इसमें से अंतर लिखना है, डिफरेंस, है ना। अब आपको प्रस्तुत कर दिया कि बोलो गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्या अंतर है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय, अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? आपको कह दिया कि ऋजुमति और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है ना। ऐसे कुछ भी आपको पूछ दिया कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है ना। ऐसा कुछ भी आपको 5 अंतर नहीं, 4 अंतर आपको वहां पे पूछे जाएंगे। उसमें से ऑप्शन है आपके पास, कोई 2 आपको देने हैं, कोई 2 आपको लिखने हैं, पर मिनिमम आपको 3 अंतर लिखने पड़ेंगे। अरे 3 अंतर तो वैसे ही हो जाते हैं। एक अंतर तो आपने परिभाषा लिख दी, एक अंतर उसका उदाहरण लिख दिया, एक अंतर कुछ और लिख दिया। अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के वो भेद हैं, तो उसमें आपने लिख दिया कि ये अवधि ज्ञान इन गतियों में होता है, ये अवधि ज्ञान इन गति में होता है। तो 3 अंतर तो बहुत कठिन नहीं है, मतलब 5-6 अंतर लिख सकते हो यदि आप लिखना चाहो तो, है ना। तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। चलो आगे,
अंतिम है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करके लिखना पड़ेगा। बाकी सब तो बहुत छोटा छोटा है। ये मतलब ऊपर के जो 6 प्रश्न है ना, ये यदि आप ईमानदारी से लिखो ना तो 15 मिनट में आपके हो जाएंगे। 15 मिनट में करना क्या, आपको रिक्त स्थान में एक एक शब्द लिखना है। यदि आपको आता हो तो 15 मिनट में हो जाएगा। सही गलत लिखना है कि पहला क्वेश्चन लिखा फिर सही, दूसरा लिखा फिर सही, फिर गलत सही, गलत सही, जो आपको आता है वो लिखो इस प्रकार से। अब ये जो 7वां क्वेश्चन है, इस 7वें क्वेश्चन में आपको जो प्रश्न दिया होगा जाएगा उसको आपको डिटेल में लिखना है, विस्तार में लिखना है। उसमें आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। आपको पूछेंगे कि 7 न्यायों के बारे में लिखो, आपको पूछेंगे कि सम्यक ज्ञानों के बारे में लिखो, आपको पूछ सकते हैं कि सम्यक दर्शन के बारे में लिखो। ऐसा कोई भी विषय पूछेंगे और कहेंगे कि उस विषय को आपको विस्तार में निबंधात्मक शैली में लिखना है, मतलब उसको विस्तृत रूप से लिखना है ना। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान कितने होते हैं, उनमें से कितने प्रत्यक्ष है, कितने परोक्ष हैं, फिर वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं, फिर अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान किसको कहते हैं। मतलब करीब करीब विस्तार में आपको समय देकर इसको लिखना है। तो ये केवल आपके 2 प्रश्न जो लास्ट के हैं ना, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत या फिर थोड़ा सा आपको समय देकर लिखना पड़ेगा, और बाकी सारा पेपर तो आपके उंगलियों पर है ना, बहुत सरल है। ठीक है, इस प्रकार से ये पेपर पैटर्न होगा। कुल 80 मार्क्स 80 अंक का ये पेपर होगा, जिसमें 80 में से 80 अधिकतर लोगों के आने ही वाले, ऐसी मैं आशा और संभावना रख रहा हूँ। देखते हैं अब कैसा क्या होता है। ठीक है, ये पेपर पैटर्न है। अभी इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो पेपर पैटर्न के संदर्भ में तो कहो। कठिन तो नहीं लग रहा है? बोलो कठिन लग रहा है तो सरल कर देंगे। कठिन तो नहीं लग रहा है? जरा सा भी लग रहा है तो बोलो, अभी मौका है, सरल कर दिया जाएगा। लग रहा है क्या कठिन किसी को? नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जितना सरल पेपर पैटर्न है उससे सरल प्रश्न है। आइए आपको बात समझ में, जितना सरल पेपर पैटर्न है उतने सरल प्रश्न है। आप प्रश्न देखते ही इतने प्रफुल्लित हो जाओगे कि आप कहोगे कि बाकी सब काम पहले छोड़ता हूँ, पहले पेपर सॉल्व करता हूँ, इतने सरल प्रश्न है। ठीक है ना। तो आप सब अच्छे से, आपको प्रश्न पत्र बहुत जल्दी भेज दिया जाएगा। आप इस पेपर पैटर्न के आधार से अपनी तैयारी प्रारंभ करें। पहले अध्याय को अच्छी तरह से पढ़े, पुनः 2-4 बार उसको पढ़े। इस पेपर को बनाने के लिए मैंने स्वयं उस पूरे पहले अध्याय की जो पीपीटी है ना, मैंने स्वयं 4-5 बार पढ़ी उसको, तब मैंने ये पेपर बनाया। तो आपको तो और पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, इसी प्रकार की भावना से अभी की बात को अपन यही विराम देते हैं। आप सब अच्छे से उसका अध्ययन करें और इस विषय को स्थिर करें और कंठ में बिठाए। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। कल पुनः इसी समय पर अपन एकत्रित होंगे और पंच भाव की जो चर्चा है उसको अपन और आगे बढ़ाएंगे। चलिए। षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी मात की जय हो, जय हो। जय हो।